Hello everyone, welcome to my channel. So we are going to start first biology, first chapter, which is biological molecules. So here come biochemistry. Bio means life, chemistry the branch of science that deals with the properties of matter. ठीक है, तो ये ब्रांच है डेट डील्स विद द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ. अब बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ से क्या मुराद है? हमें हम सबको ये पता है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. लेकिन सेल्स किसके बने हुए हैं? अब सेल में क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर, उस वो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है एक्चुअली फॉस्फोलिपिड्स की. ठीक है, जो कि क्या है, लिपिड है इन नेचर. ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है. ठीक है, वो क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है. इसी तरह से डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है और साइटोप्लाज्म में आता है और राइबोसोम्स उसे कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स में. ठीक है, तो प्रोटीन्स भी क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. तो बायोकेमिस्ट्री इन सब से डील कर रही है. अब एग्जांपल में जैसे लिखा हुआ है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट इन आवर बॉडी लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ body and flow of information in the form of DNA and formation of enzymes and protein synthesis. So this is biochemistry. अब हम पढ़ेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल. अब हमें पता है कि ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट व्हाट सेल्स आर मेड अप ऑफ? द आंसर इज लिविंग मैटर नॉन एज प्रोटोप्लाज्म. अब केमिकली अगर देखा जाए तो 70 to 90% प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वाटर. और अगर वाटर में से निकाल दिया जाए, एवापोरेट कर दिया जाए, द रिमेनिंग मास इज नोन एज ड्राई मास ऑफ द सेल, which consist of molecules of carbon containing chain known as biomolecules. अब biomolecules हैं वो are mainly made up of 6 elements: hydrogen, carbon, oxygen, sulfur, phosphorus and nitrogen. तो अब हम यहाँ कह रहे हैं कि सेल जो 70 to 90% है, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर. अगर वाटर को एवापोरेट कर दिया जाए तो ड्राई मास बचता है, और ड्राई मास सिर्फ 6 एलिमेंट्स का बना हुआ है मेनली. क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन. अब यहाँ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स का चार्ट दिया हुआ है सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में, जहाँ पर बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल को कंपेयर किया गया है. अब व्हाट आर मेमेलियन सेल? सिंपल सा है कि मैमल्स क्या, लिविंग जो ह्यूमन बींग्स है वो भी मैमल्स हैं. तो मैमल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस देयर मिल्क फॉर देयर यंग वंस. सो इनमें वाटर कॉम्पोजिशन सेम है दोनों की 70%. लेकिन एक चीज़ नोट करने की कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स ये मेमेलियन सेल में थोड़े से इसकी परसेंटेज ज़्यादा है. बैक्टीरियल सेल में 15% होते हैं प्रोटीन, जबकि हम में 18%. कार्बोहाइड्रेट वहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, वहाँ पर लिपिड 2% है और यहाँ पर 3% है. इसे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स मेमेलियन सेल में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल सेल्स. बट जो डीएनए और आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड है वो थोड़ा बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेमेलियन सेल. ठीक है, अब हम आते हैं कि हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. अब मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, और मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते किस तरह से, अब हमें ये देखना है. ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं are made up of large number of low molecular weights small subunits called monomers. जैसे कि हमने एग्जांपल लिए कि कार्बोहाइड्रेट में ओलिगो और पॉलीसेक्राइड मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन वो किससे मिलके बने हैं, मोनोसेक्राइड से. ओलिगो का मतलब होता है कि मोर देन 10 अगर मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे तो वो ओलिगोसेक्राइड्स बनाएंगे. बट अगर 100 या थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म द पॉलीसेक्राइड्स. इसी तरह से अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन्स बनाएंगे. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड्स. एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं न्यूक्लिक एसिड्स के. ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स बन तो रहे हैं लेकिन एक प्रोसेस के तहत बन रहे हैं जिसका नाम होता है कंडेंसेशन प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम वन मोनोमर. क्या कह रहा है कि एक मोनोमर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो रहा है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन
another monomer, और दूसरे से क्या सब हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहा है, and a covalent bond is formed between these two monomers is known as condensation process. ठीक है, दो मोनोमर्स हैं, एक से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो रहा है और दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। ठीक है, तो एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हो गया है दोनों के दरमियान में, और इस पूरे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर। तो इसीलिए हम इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, बिकॉज अ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। ठीक है, और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो याद रखने की है कि इट ऑलवेज टेक प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम, मतलब प्रॉपर एंजाइम इसके लिए लाजमी होना चाहिए। और एंड एट एनर्जी एक्सपेंस, मतलब यहाँ पर एनर्जी हमारी खर्च होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर ली है कि दो मोनोमर्स थे, ठीक है, अब दोनों में हाइड्रोजन भी और हाइड्रोक्सिल भी है, लेकिन एक से हाइड्रोजन खाली रिमूव होगा और दूसरे से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, दोनों मिलके वाटर बनाएंगे विच इज़ H2O, और दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बन गया है कोवलेंट, और इसे हम क्या कहेंगे, डाइमर। अगर इसी तरह से एक और इसमें अटैच हो जाए तो दिस इज ट्राइमर, देन अगर 4 हो जाए तो दिस इज टेट्रामर। ठीक है, अब एक दूसरा प्रोसेस होता है हाइड्रोलाइसिस। Lysis means to break and hydro means water. The process by which macromers are break down into monomers by the addition of water molecule is known as hydrolysis. It is just a reverse process of condensation. और यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक है, और वहाँ पर कंडेंसेशन में एनर्जी यूज हो रही थी, रिक्वायर्ड थी हमें। तो during metabolism, macromolecules are either constantly being formed or broken down in the cell. In heterotroph, during digestion, macromolecule is broken down into monomers, and these are absorbed by cell, and then cell converted into macromolecules again by the process of condensation. So hydrolysis जैसे कि हमने पढ़ा कि बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है एक तो कंडेंसेशन का। अब एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें क्या ऐड हो रहा है कि ठीक है, तो एक बॉन्ड टूटेगा, अगर हमें दो बॉन्ड तोड़ने तो दो वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। और दूसरी बात, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि आपके टेस्ट के अंदर पूछा जा सकता है एज अ BCQ, और वहाँ पर एनर्जी यूज हो रही थी कंडेंसेशन प्रोसेस में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। ये भी एक BCQ के तौर पर आ सकता है आपके MD केट में। ठीक है, अब यहाँ पर वेरी कर रही है इसकी परसेंटेज 70 to 90%। केमिकल फार्मूला का देखा जाए तो H2O है, और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, मीन्स इट हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, पार्शियल मीन्स इनकम्प्लीट, एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम्स ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब पहले इसका मतलब हम समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है कि वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। अब क्यों है भाई पोलर मॉलिक्यूल, कि अब देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि इक्वल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर की, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ज़्यादा पावर होती है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के पास, क्योंकि उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो थोड़ा ज़्यादा झुकाव देगा अपना ऑक्सीजन एटम के पास, तो इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि अगर ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा जा रहा है तो हाइड्रोजन से थोड़ा ज़्यादा दूर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है पार्शियल लेकिन ऑन हाइड्रोजन एटम्स। तो इसी सेपरेशन ऑफ चार्ज इज नॉन एज डायपोल, के दो पोल्स बन गए, नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन, जिसकी वजह से वाटर के पास बहुत सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक हाई पोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेजन, एडिशन, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेट्स डिस्कस। इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पर कोहेजन एंड, ठीक है। अब एक है हाई स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस। क्या कहना चाह रहा है कि हीट एनर्जी जो कि हमें चाहिए टेम्परेचर को 1 सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, और उस सब्सटेंस का मास कितना होना चाहिए, 1 ग्राम, तो उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, और जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो हाई है। क्यों हाई है भाई,
ड्यू टू इट्स पोलर नेचर, और दूसरी बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो उसकी पोलर नेचर है और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डेट वाई इट एक्ट एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। इसी तरह से जैसे कि आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा है लेकिन हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट क्या सेम रहता है, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि ये स्टेबलाइज कर देता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट बिकॉज इट इज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और दूसरा है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपराइज्ड स्टेट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। सिंपल सी लाइन है, हमें समझ में आ रही है कि हीट हमें कितनी चाहिए जो लिक्विड स्टेट को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर दे, तो उसे हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब जितनी इस पे लिखा हुआ है ग्रेटर द हीट ऑफ वेपराइजेशन ग्रेटर द चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी उतने चांसेस होंगे कि वो चीज़ स्टेबल रहे। तो इसीलिए वाटर हैज़ वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन विच इज़ 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद कर सकते हैं, आ सकती है, ठीक है। इट गिव्स स्टेबिलिटी टू वाटर, और इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट भी होता है व्हेन एवापोरेट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन एज प्रेस्पायरेशन, ठीक है। ये आप प्लांट्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे जब प्रेस्पायरेशन होती है, प्लांट्स मतलब सनलाइट आ रही है प्लांट्स पर, ठीक है, तो वहाँ पर पानी है क्या, वहाँ से एवापोरेट होता है। तो इसी वजह से जब हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें दरख्त लगाने चाहिए, क्यों, उसकी वजह से कि वो टेम्परेचर को कूल रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एक है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू coalesce oil drops into large droplet. Because hydrogen bonds are destroyed by hydrophobic oil and form new bonds, the water molecules then form more hydrogen bond and the non-polar molecule clump together. This exclude hydrophobic substance from water. फॉबिक एक्सक्लूजन है क्या, ठीक है। अब इसका एक्सपेरिमेंट हम घर पर भी कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर वाटर के ड्रॉप्स के ऊपर अगर थोड़ा सा ऑयल गिर जाए तो ऑयल उसकी सरफेस पर अलग से हमें नज़र आता है, ठीक है। तो उसकी खास वजह क्या है कि ऑयल एक तो क्या है कि सॉल्युबल नहीं है वाटर में, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो इसी वजह से कि जो ऑयल होता है वो क्लम्प कर जाता है, ठीक है, आपस में, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देते हैं जिससे हमें ऑयल बिल्कुल उसकी सरफेस पर अलग से नज़र आता है। दिस इज़ नॉन एज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। द नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब इसमें है कि वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड मेंटेन्स एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों मेंटेन रह रहा है कि एक तो हाइड्रोजन आयन भी मिल रहा है विच इज़ पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्सिल आयन जो कि नेगेटिव है, तो इसी वजह से इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ड्यू टू आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर बिहेव बोथ एज एसिड एंड बेस, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉन एज एम्फोटेरिक इन नेचर, क्योंकि ये एसिड भी है बेस के तौर पर, दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। इट आल्सो एक्ट एज बफर ड्यू टू दिस नेचर। बफर का मतलब क्या होता है कि वो पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा, क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है तो हाइड्रोजन आयन विच इज़ पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्सिल विच इज़ जो कि एक्ट करेगा बेस के तौर पर, और हाइड्रोजन आयन किसकी तरह रिएक्ट करेगा, एसिड के तौर पर। तो पीएच तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि एक एसिड के तौर पे कर रहा है और एक बेस के तौर पर कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे बफर के तौर पर भी एक्ट करता है। ये लाजमी हमें याद रखनी है बात, ठीक है। इट मेंटेन्स द पीएच फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन सेल्स एंड ऑर्गन्स। अब पीएच को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले कर रहा है क्योंकि एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं, चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे, ठीक है।